जनगणना 2000 जनगणना 2011 का संदर्भ समय भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब हुई और भारत में कितनी जनसंख्या है और किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, किस में सबसे कम जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या। दोस्तों इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं जनगणना पार्ट फर्स्ट में। अब दोस्तों अपन बात करेंगे इससे आगे। जनगणना 2011 के समय जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि की अगर अपन बात करें तो पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आखिर जनसंख्या वृद्धि कहते किसको है, जनसंख्या वृद्धि कहते किसको है। दोस्तों आप देखेंगे किसी क्षेत्र विशेष में, कोई भी एरिया है, कोई भी एरिया हो सकता है, किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुनेंगे। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। परिभाषा में यहां पर लिख रहा हूं, बिल्कुल एक बार परिभाषा में यहां पर लिख देता हूं, जनसंख्या वृद्धि कहते किसको है। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में, वो निश्चित क्षेत्र दोस्तों कोई भी हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है, कोई जिला हो सकता है, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान, निश्चित समय के दौरान, समय के दौरान, किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान जनसंख्या में होने वाले, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। दोबारा से देखेंगे दोस्तों, परिभाषा को पहले समझेंगे, उसके बाद में टॉपिक तक पहुंचेंगे। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जो बदलाव जनसंख्या में होता है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दोस्तों ये जनसंख्या वृद्धि में बदलाव को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का मतलब यहां पर केवल जनसंख्या वृद्धि का मतलब केवल बढ़ना नहीं है दोस्तों, घटना भी हो सकता है। कहने का मतलब जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। बिल्कुल धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं बढ़ी, घटने को भी जनसंख्या वृद्धि कहते हैं दोस्तों। यानी जो बदलाव होता है, परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है दोस्तों, जो परिवर्तन होता है उसको वृद्धि कहते हैं। अब देखते हैं आगे दोस्तों। तो यही मैं कहना चाह रहा था आपको कि जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की होती है। जनसंख्या वृद्धि जो है, जनसंख्या वृद्धि जो है दोस्तों ये दो प्रकार की होती है। जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर एक धनात्मक, धनात्मक वृद्धि। नंबर दो ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि। तो यहां पर दोबारा से आप देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की होती है। बिल्कुल धनात्मक जनसंख्या वृद्धि और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, दो प्रकार की जनसंख्या वृद्धि होती है दोस्तों। बात करते हैं भारत में जनसंख्या की। दोस्तों सबको पता होगा कि अक्सर जनसंख्या वृद्धि धनात्मक ही होती है।
अक्सर जनसंख्या, हाँ बिल्कुल जोया अजमेर जी, बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव, बिल्कुल हाँ दोस्तों, अक्सर जनसंख्या वर्धित धनात्मक ही होती है, अक्सर जनसंख्या वर्धित धनात्मक ही होती है, लेकिन कभी कभार जनसंख्या वर्धित ऋणात्मक भी हो जाती है। दोस्तों अगर भारत के इतिहास को देखा जाए, अगर दोस्तों भारत के इतिहास को अगर देखा जाए, भारत के इतिहास को अगर देखा जाए दोस्तों, भारत के इतिहास में एक दशक ऐसा रहा है जिसमें जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है, एक दशक ऐसा रहा है, और वो दशक रहा है 1911 से लेकर के 1921 के बीच में। दोस्तों एक दशक ऐसा रहा जिसमें जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या घटी। बिल्कुल अंकिता यादव जी, बिल्कुल यहां पर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर, जहां 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, और ये जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी -0.31%। दोस्तों ये माइनस में थी, माइनस में जनसंख्या वृद्धि दर, हाँ बिल्कुल माइनस में, विजय पाल जी बिल्कुल ये माइनस में थी, माइनस में, हाँ इसको माइनस में 0.31%, या इसको पूर्णांक में आप लिखेंगे तो -0.5% भी इसको बता देते हैं। एग्जाम में कई बार ये संख्या भी आ जाती है, लेकिन मुख्य जो संख्या जो आती है, जो फिक्स जो ऋणात्मक जो वर्धित दर जो रही वो थी -0.31%। अच्छा इसका कारण कई कारण थे बिल्कुल उस समय। उसका मुख्य कारण था नरपत जी, हाँ नरपत जी इसका मुख्य कारण था महामारी, इसका मुख्य कारण तो था महामारी। दोस्तों उस समय प्लेग की महामारी आई थी, प्लेग नाम की बीमारी आई थी, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। हालांकि इस जनसंख्या वृद्धि दर के ऋणात्मक रहने के कई कारण थे, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रहने के कई कारण थे। दोस्तों मैं उन कारणों की व्याख्या यहां पर एक बार आपको कर देता हूं। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर और ऋणात्मक जनसंख्या, ऋणात्मक वृद्धि, ये रही थी 1911 से 1921 के बीच में, 1911 से 1921 के बीच में ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी, और ये रही थी -0.31%, ये वृद्धि दर रही। दोस्तों इसका एक कारण तो था बिल्कुल महामारी, महामारी जो है इसका मुख्य कारण, प्लेग नाम की बीमारी आ गई थी उस टाइम पर। दूसरा कारण था दोस्तों, दूसरा कारण था विश्व युद्ध, विश्व युद्ध। दोस्तों अगर किसी को, हाँ दोस्तों विश्व युद्ध सबको पता होगा, याद है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, 1914 से लेकर के 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। दोस्तों इस प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से हमारे 2 लाख सैनिक जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गए थे इंग्लैंड, तो 2 लाख जवानों का नुकसान हमें ये झेलने को मिला। दूसरा दोस्तों इसी समय विश्व युद्ध तो था ही था, साथ साथ में दोस्तों इसी टाइम पर हमारे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन। दोस्तों इसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि इस स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे नौजवानों ने अपनी कुर्बानियां दी थी, इसकी वजह भी जनसंख्या घटी, इसकी वजह से भी जनसंख्या घटी थी। हाँ दोस्तों नंबर 4 एक और मुख्य कारण था, और वो था अकाल। दोस्तों इस टाइम पर बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से जनसंख्या जो है वो ऋणात्मक चली गई। दोस्तों इसलिए याद रखना, अब तक का एकमात्र दशक है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक रही है, और वो दशक रहा है 1911 से 1921। बिल्कुल इसके 4 कारण थे। दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं धनात्मक। 1921 से लेकर के 1931 में फिर जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल एकदम प्लस में 11%, एक साथ 11% की वृद्धि हुई। 21 से 31 एक साथ
अरे नहीं अंकिता जी, नहीं नहीं नहीं, 2001 से 2011 में वृद्धि दर घटी नहीं, वृद्धि दर घटी है। वृद्धि दर देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वृद्धि दर में कमी आई है, बाकी वृद्धि दर तो थी ना, 17.64% वृद्धि दर तो थी ना। इसमें तो वृद्धि दर माइनस में चली गई ना, इसमें तो जनसंख्या ही नहीं बढ़ी। यहां पर जनसंख्या तो बढ़ी थी 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या तो बढ़ी है, यहां तो जनसंख्या घटी है, ये ऋणात्मक है। 2001 से 2011 वाले ऋणात्मक नहीं है। हाँ देखिए आगे, 1921 से 31 के बीच में +11% एक साथ वृद्धि हुई। उसके बाद में तो जनसंख्या वृद्धि होती गई, जनसंख्या वृद्धि होती गई, जनसंख्या वृद्धि 31 से 41 में वृद्धि हुई, 51 में वृद्धि हुई, 61 में वृद्धि हुई। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 1961 से 1971 का जो दशक है, 1961 से 1971 का जो दशक है, उसमें दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर 24.80% पहुंच गई, 24.8%, 24.80% जनसंख्या वृद्धि दर। दोस्तों जिसको अपन कह सकते हैं अब तक की सबसे उच्चतम, अब तक की दोस्तों भारत में अब तक की सबसे उच्चतम, अब तक की सबसे उच्चतम वृद्धि दर, अब तक की सबसे उच्चतम वृद्धि दर इंगित की गई, अंकित की गई 1961 से 1971 के बीच में। बिल्कुल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक की सबसे कम ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कब, कौन से साल में रही? तो 1911 से 1921 के बीच में -0.31%। अब तक की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, अब तक की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर या उच्चतम वृद्धि दर कब इंगित की गई? तो 1961 से 1971 के मध्य, और ये प्लस में 24.80% उच्चतम वृद्धि दर इंगित की गई थी। बिल्कुल दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ सबसे उच्चतम 61 से 71। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, मैं एक साल आपको बता रहा हूं और वो साल है ये 1921 का साल। 1921 आप देखेंगे 1921 से पहले जनसंख्या, 1921 से पहले जनसंख्या घटी और 1921 के बाद में लगातार जनसंख्या बढ़ी। 21 से पहले जनसंख्या घटी, 21 के बाद में जनसंख्या बढ़ी। इसलिए दोस्तों 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ जाए एग्जाम में सीधा सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि कौन से वर्ष को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है तो कौन सा? 1921। इसको कहा जाता है जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है इसको, 1921 को। बिल्कुल जगराम जी, बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही आंसर आपका, बिल्कुल महान विभाजक वर्ष। हाँ बिल्कुल सेकंड ग्रेड में आया होगा, बिल्कुल आवाज खान जी बिल्कुल आया होगा सेकंड ग्रेड में। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं कि मैं वही चीज बता रहा हूं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। फालतू चीजें न तो मुझे आती है न मैं बताता हूं। बिल्कुल विश्वास कीजिए, ये क्वेश्चन जैसे के तैसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। हाँ अब दोस्तों यहां पर एक चीज और आप इंगित करेंगे, राजस्थान की बात और मैं कर लेता हूं। यहां पर राजस्थान की बात यहां पर मैं और कर लेता हूं कि दोस्तों अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उच्चतम वृद्धि दर और ये दर्ज की गई थी 1971 से 1981 के बीच में। 1971 से 1981 के बीच में, 1971 से 1981 के बीच में राजस्थान में अब तक की सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर
32.9%। राजस्थान में 32.9% रिकॉर्ड जनसंख्या वृद्धि दर 1971 से 81 के बीच में। दोस्तों उसके बाद में आपको सबको पता होगा, उसके बाद में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में एक अभियान चलाया गया था, नसबंदी अभियान, जिसकी वजह से राजस्थान की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या लगातार नियंत्रित की गई। बिल्कुल। हाँ, अब दोस्तों अपन बात करते हैं, यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट किस लिए यहां पर बता रहा हूं दोस्तों, 1951 से लेकर के 1981 के बीच में, ये 30 साल होती है दोस्तों, 30 वर्ष। 1951 से 1981 के बीच में विस्फोटक दर से जनसंख्या वृद्धि हुई, विस्फोटक दर से जनसंख्या वृद्धि हुई 1951 से 1981 के बीच में। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि मैंने आपको दशक बता दिया ना, 1900 भारत में याद रखना 1961 से 1971 और राजस्थान में 71 से 81। भारत में 1961 से 71 और राजस्थान में 1971 से 1981 उच्चतम जनसंख्या वृद्धि का दशक है ये। इसलिए 30 साल के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही। इसलिए दोस्तों इन 30 वर्षों को कहा जाता है, इस समय को कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि का विस्फोटक काल। दोस्तों इसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि का विस्फोटक काल। और जनसंख्या वृद्धि का विस्फोटक काल अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, आंसर होगा 1951 से 1981। दोस्तों इस समय को कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि का विस्फोटक काल। जनसंख्या वृद्धि का विस्फोटक काल कहते हैं दोस्तों इसको। बिल्कुल। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि एक विद्वान थे, जनसंख्या के बहुत बड़े विद्वान थे, और उस विद्वान का नाम था माल्थस। विद्वान का नाम था माल्थस। दोस्तों जनसंख्या की माल्थस विद्वान थे, इन्होंने खुद का अपना सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कि जनसंख्या जो है ये गुणात्मक दर से बढ़ती है, यानी ये गुणात्मक दर से बढ़ती है। इस प्रकार से 2 से 4 होते हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती है। जबकि संसाधन जो है वो गणितीय दर से बढ़ते हैं। संसाधन जो है वो गणितीय दर से बढ़ते हैं। संसाधन इस प्रकार से बढ़ते हैं, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे, हाँ इस प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे कि जनसंख्या इस प्रकार से और संसाधन इस प्रकार से। लेकिन होता यह है कि जैसे जैसे जनसंख्या आगे बढ़ती जाती है, संसाधन और जनसंख्या जो है उनका संतुलन बिगड़ता जाता है। और संसाधन और जनसंख्या का जब संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है, और प्रकृति संसाधन और जनसंख्या को संतुलित करने के लिए कोई बड़ी महामारी लेकर के आती है। और उस महामारी में आपको बताइए कौन सी महामारी का नाम आप ले सकते हो। बहुत सारी महामारियां हैं जिसकी वजह से जनसंख्या फिर प्रकृति जो है इस जनसंख्या को नियंत्रित करती है। उसमें बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे प्राकृतिक प्रकोप हो सकते हैं। बिल्कुल अंकिता जी, बिल्कुल 100 साल बाद में ये एक रिकॉर्ड सा रहा है कि 100 साल बाद में एक महामारी जरूर आई है। बिल्कुल कोरोना महामारी इसका उदाहरण हो सकता है। बिल्कुल। हाँ दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत की 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर। दोस्तों भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ये रही है 17.64%।
17.64%। 17.64%। हाँ बिल्कुल 17.64%। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या बताएंगे मुझे, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य बताएंगे। यूपी नहीं है, वृद्धि दर में यूपी नहीं है संतरा जी, यूपी नहीं है दोस्तों। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही है अब की बार मिजोरम की, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही है मिजोरम। हाँ सॉरी दोस्तों, मेघालय, मिजोरम नहीं, मेघालय की रही है, और मेघालय की रही है 27.82%। 27.82%। मेघालय की रही है 27.82%। दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि की बात करें दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य दोस्तों, ये राज्य रहा है नागालैंड। नागालैंड दोस्तों, इसकी जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की रही है 0.47%। इसकी रही है 0.47%। बिल्कुल नागालैंड की 0.47%। तो दोबारा से देखेंगे बार, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64%, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इनका। हाँ तो देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश बताएंगे मुझे, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल विजयपाल जी सही आंसर दिया सबसे पहले आपने, बिल्कुल अंकिता जी, बिल्कुल दादरा एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, बिल्कुल दादरा एवं नगर हवेली जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। 55.5%, बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल 55.5% इसकी जनसंख्या वृद्धि दर है दादरा नगर हवेली की। सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बताएंगे मुझे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल विजयपाल जी, ये भी लक्षद्वीप, बिल्कुल अंकिता जी, बिल्कुल लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप जो है ये न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल हाँ, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। हाँ चलते हैं आगे दोस्तों, देखते हैं जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व दोस्तों। जनसंख्या घनत्व की अगर अपन बात करते हैं तो आखिर जनसंख्या घनत्व कहते किसको है, देखते हैं। जनसंख्या घनत्व दोस्तों, जनसंख्या घनत्व कहते हैं
एक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये एक वर्ग किलोमीटर, एक किलोमीटर में एक किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं उनकी जो औसत संख्या होती है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर है ये, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का जो औसत अनुपात होता है उसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। बिल्कुल। हाँ दोस्तों, देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बताएंगे मुझे, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व है, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व है, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व है। बताएंगे मुझे भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। संतरा बिल्कुल 382। आपने नरेश जी, आपका तो गलत आंसर हो गया। यादव जी बिल्कुल गलत आंसर हो गया। 382 दोस्तों सही उत्तर है, बिल्कुल 382। 382 जो है ये भारत का औसत जनसंख्या घनत्व है, 382। यादव भागलपुर जी 383 नहीं है, 382। हाँ बिल्कुल 382 प्रतिशत नहीं होगा सोनी कुमार जी, प्रतिशत नहीं होता ये। एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की औसत संख्या होती है, ये औसत संख्या होती है, औसत संख्या। यानी एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या भारत में औसत रूप से है वो 382 है, 382। बिल्कुल। तो मुझे बताएंगे सर्वाधिक, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बताएंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। बिल्कुल विजयपाल जी सही आंसर दिया, बिल्कुल आपने। बिहार जो है बिल्कुल सही आंसर, बिहार। संतरा जी बिल्कुल बिहार 1106, विजयपाल जी 1102, 1102 बिहार 1102। बिल्कुल प्रमोद जी 1106। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको यहां पर बता दूं कि दोस्तों बिहार जो है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार में। और वही बात मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि इसके आंकड़े जो है वो 2 बार जारी हुए थे। उसमें दोस्तों एक में बिहार का आया था 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और दूसरे जो संशोधित आंकड़े आए उसमें आया था 1106। दोस्तों बिल्कुल ये दोनों आंकड़े सही हैं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल दोस्तों ये दोनों आंकड़े मैं आपको बता देता हूं कि दोनों आंकड़े आपको याद करने हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व बहुत सारे एग्जाम में ये अलग अलग भी पूछा गया दोस्तों। कई एग्जाम में 1106 ऑप्शन में नहीं था, गायब था, वहां पर आपको याद रखना है 1102। जबकि कुछ एग्जाम ऐसी भी हुई है जिनमें 1102 ऑप्शन में नहीं रहा, 1106 सही आंसर माना गया। दोस्तों दोनों आंसर आप बिल्कुल याद रखेंगे, दोनों आंसर आते नहीं है एग्जाम में। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों के दोनों आ जाएं, एक ही आता है, बिल्कुल एक ही आता है, एक ही आता है। कोई भी एक संख्या आप याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल 12वीं, बिल्कुल जगराम जी बिल्कुल 12वीं क्लास की जो किताब है उसमें 1102 दे रखा है, बिल्कुल 1102 दे रखा है। लेकिन कई बार जो है एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन नहीं आते, उस टाइम पर 1106 भी माना गया है। दोस्तों आपको दोनों याद रखने हैं। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि दोनों हो, और अगर दोनों आ जाए तो फिर 1102 को सही करना है दोस्तों। वो इसलिए कि इसका उल्लेख जो है वो, हाँ, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में है। बिल्कुल। हाँ देखते हैं आगे दोस्तों। 1 नंबर पर है बिहार और 2 नंबर पर आता है दोस्तों पश्चिमी बंगाल। 2 नंबर पर है पश्चिमी बंगाल। दोस्तों पश्चिमी बंगाल का जनसंख्या घनत्व जो है 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल का, संतरा जी पश्चिम बंगाल का 1029 है, 28 नहीं। विजयपाल जी बिल्कुल सही बता रहे हो आप, 1029 सही है, बिल्कुल 1029 जो है वो पश्चिम बंगाल का औसत जनसंख्या घनत्व है।
हाँ बिल्कुल, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए बताएंगे मुझे, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश। नरेश गुर्जर ने बिल्कुल सबसे पहले सही आंसर दिया, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बबलू चौधरी आपने बिल्कुल सही बता दिया है, अरुणाचल प्रदेश का 17, बिल्कुल सही आंसर आपका। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, अगर यहां पर अगर अपन बात करें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर अगर अपन बात करें दोस्तों, अंडमान निकोबार आता है। अंडमान निकोबार आता है दूसरे नंबर पर, और इसका जनसंख्या घनत्व जो है दोस्तों 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अंडमान निकोबार 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हाँ बिल्कुल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आर के चौधरी जी, लद्दाख के आंकड़े जारी नहीं हुए? नहीं, 2021 में लद्दाख के अलग से जनगणना होगी, उस टाइम पर उसके अलग से आंकड़े जारी होंगे। अभी जम्मू कश्मीर में मिक्स है। बिल्कुल, देखते हैं आगे। दोस्तों बात करते हैं साक्षरता की, जनसंख्या साक्षरता। जनसंख्या साक्षरता, दोस्तों साक्षरता की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले तो परिभाषा बताऊंगा, आपको पता ही है। परिभाषा बताता हूं दोस्तों आपको कि साक्षरता कहते किसको है। दोस्तों तो साक्षरता की परिभाषा होगी सीधा सा सरल सा कि वह व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक उम्र का वह व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ या लिख सकता है, उसे साक्षर कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, देखना एक बार दोबारा से कि 7 वर्ष से अधिक उम्र का वह व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ या लिख सकता है उसको साक्षर कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता कि साक्षर कहते किसको है। कई अपना खुद का नाम लिख लेते हैं, बस केवल अपने हस्ताक्षर कर लेते हैं, उसको साक्षर की संज्ञा दोस्तों नहीं दी जाती। साक्षर की संज्ञा उसको नहीं दी जाती। साक्षर उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी भाषा को लिख सकता है या पढ़ सकता है, चाहे वो कोई भी भाषा हो सकती है, उसको कहा जाता है साक्षर। बिल्कुल। अब बात करते हैं भारत की साक्षरता दर की। भारत की साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर दोस्तों, भारत की साक्षरता दर वर्तमान में, अब यहां पर भी हाँ बिल्कुल संतराजार जी, बिल्कुल संतराजार जी, बिल्कुल अंकिता यादव जी, बिल्कुल 73% भारत की साक्षरता दर। अब यहां पर अगर बिल्कुल विजयपाल जी मैं स्पष्ट कर रहा हूं, बिल्कुल अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो दोस्तों ये 74.04% है। एनसीईआरटी में ये है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसमें ये है 74.04%। लेकिन दोस्तों संशोधित जो आंकड़े जारी हुए उसमें 73% के आंकड़े जारी हुए हैं। वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत की जो साक्षरता दर वो 73% है दोस्तों। बिल्कुल, और अगर कहीं 73% गायब हो और प्रश्न अगर बुक से उठा लिया गया 10वीं 12वीं से, तो फिर 74.4% रहेगा। बिल्कुल।
दोस्तों बात करें भारत में सर्वाधिक साक्षरता, भारत में सर्वाधिक साक्षरता की अगर बात करें दोस्तों, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। बिल्कुल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो चलो बताएंगे मुझे, देखिए केरल की साक्षरता दर कितनी है। केरल की साक्षरता दर 93। नवीन जी गलत हो सकता है आपका, बिल्कुल गुडी चौधरी जी 94% है, बिल्कुल सही आंसर है। 94% साक्षरता दर है वर्तमान में भारत। बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान जी, बिल्कुल नवीन जी, बिल्कुल 94% केरल की साक्षरता दर वर्तमान में दोस्तों 94% है। बिल्कुल सबका सही आंसर, बिल्कुल सजनी जी, राहुल जी, बिल्कुल 94%। बिल्कुल केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला। बिल्कुल भारत में न्यूनतम बताएंगे, भारत में न्यूनतम साक्षरता, सबसे कम न्यूनतम साक्षरता, सबसे कम साक्षरता बताएंगे मुझे। भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिल्कुल हंस फारूक जी, बिल्कुल बिहार, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल यादव जी, बिल्कुल समझ जी, बिल्कुल बिहार जो है वो भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला। बिल्कुल 17,000 जी, बिल्कुल आपने 61.8% बता भी दिया है। इसका प्रतिशत 61.8% जो है ये बिहार की साक्षरता दर है वर्तमान में, 61.8%। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। हाँ दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट। साक्षरता में बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल नवीन जी, बिल्कुल सही बता दिया आपने, लक्षद्वीप। बिल्कुल सभी का सही आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का सर्वाधिक साक्षरता दर है लक्षद्वीप की, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला, न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश बताएंगे मुझे। बिल्कुल अंकिता जी, बिल्कुल सही आंसर आपका दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली। इसमें भारत में सबसे कम साक्षरता दर है। हाँ, इसकी है और इसकी है ये साक्षरता दर है 91-80 लक्षद्वीप की, और दादरा नगर हवेली की 76%। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। मार प्रवीण जी, थैंक यू आपको। दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं भारत की पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर बताइए मुझे, पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर, हाँ बिल्कुल 17,000 जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। सबसे पहले 80.990%। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल पुरुष और महिला अलग अलग बता रहा हूं मैं, अंकिता जी अलग अलग बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल पुरुष में और महिला में दोनों में केरली है।
हाँ बिल्कुल 80.9%, 80.9 यानी कि 90%। दोस्तों यहां पर भी एक कंफ्यूज है, मैं आपको बता दूं, यहां पर भी एक कंफ्यूज है कि एनसीईआरटी या जो अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसमें दोस्तों दे रखा है यहां पर 82.14%, 82.24%, ये दे रखा है 82.24%। दोस्तों इस आंकड़े को थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि अगर ये अगर नहीं पूछा जाए तो फिर ये आ सकता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा प्रश्न एक, हाँ दोस्तों दोनों एक साथ नहीं आते, समझिए दोनों एक साथ नहीं आते, कुछ आंकड़े हैं जो आपको डबल याद करने होंगे। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादातर जितनी भी एग्जाम होती है ना, ज्यादातर जितनी भी एग्जाम होती है उसमें 80.90% आ रहा है, लेकिन पिछली बार जो रीट की एग्जाम हुई थी उसमें ये ऑप्शन में नहीं था। रीट 2018 में ये ऑप्शन में नहीं था, ये था दोस्तों। इसलिए मैं आपको दोनों आंकड़े बता रहा हूं, आपको याद करने ही होंगे, बिल्कुल अलग से इसको नोट कर लेंगे, बिल्कुल। हाँ दोस्तों बात करते हैं भारत की महिला साक्षरता, भारत की महिला साक्षरता दर बताएंगे मुझे, महिला साक्षरता दर कितनी? बिल्कुल बिल्कुल गुड्डी चौधरी, बिल्कुल 64 पॉइंट, बिल्कुल संतरा जी 64.6%, 64.6%, ये भारत की महिला साक्षरता दर है। हाँ बिल्कुल, और ये है 65.46%। यहां पर एनसीईआरटी अगर ये आंकड़ा आएगा तो फिर यहां पर ये आएगा, ये आएगा तो फिर यहां पर ये आएगा, बिल्कुल दोनों में कंफ्यूज। ये एनसीईआरटी, ये दोनों आंकड़े अलग अलग दे रखे हैं जो आपको याद करने हैं। बिल्कुल दोस्तों क्लास का टाइम हो गया है। भारत की जनसंख्या, भारत की जनगणना में इस क्लास में बस इतना ही, बाकी जुड़े रहिए आप मेरे साथ।